Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep कुमार कुशवाहा. गाइस आज की इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश ग्रामर के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस. इसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अध्ययन करेंगे, साथ में इनके अलग अलग पार्ट्स का भी विथ एग्जाम्पल एंड विथ टेबल अध्ययन करेंगे. तो गाइस आइए वीडियो शुरू करते हैं. गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का अध्ययन करेंगे. गाइस हम लोग पिछले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बात किया था असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस की, और हमने उसको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के कितने भाग होते हैं. गाइस हम जानते हैं कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कोई बात लिखते हैं. इस प्रकार पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला वाक्य बन जाता है. अतः प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं. गाइस हम जानते हैं प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोलते हैं, उद्देश्य या कर्ता भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग विधेय या कर्म भी बोलते हैं. चलो शुरुआत करते हैं हम लोग सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट क्या होता है. यह वाक्य का वो भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं. लिसन अगेन. यह वाक्य का वो भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम लिखे जाते हैं और जिसके विषय में कुछ कहते हैं. जैसे मोहन बाउट द बुक या मनोज बाउट द बुक. मनोज ने पुस्तक खरीदी. किसने खरीदी. मनोज ने. यहाँ पर हम देख रहे हैं वाक्य का वो भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया गया हो. मोहन यहाँ पर नाम लिया गया है या मनोज यहाँ पर नाम लिया गया है. आप देख पा रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. और जो बचा हुआ भाग है बॉट द बुक, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट वाला भाग. देख रहे हैं मनोज इस वाक्य में सब्जेक्ट है या उद्देश्य है. गाइस इसको हम और दूसरे प्रकार से भी जान सकते हैं. कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हमें उसमें पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, कौन सब्जेक्ट भाग है और कौन सा प्रेडिकेट भाग है. गाइस हमको सिर्फ यही पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है या प्रेडिकेट कौन सा है. दो में से अगर हमने एक को पहचान लिया दूसरा हम लोग आराम से पहचान लेंगे. जैसे दो व्यक्ति हैं, अगर हम दो व्यक्ति हैं और कोई बोला आपसे कि वहाँ पर राम और श्याम खड़े हैं और हम जान गए कि ये व्यक्ति राम है तो श्योर है कि बगल वाला श्याम ही होगा. उसी प्रकार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना है. सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही इजी है. कैसे पहचानेंगे गाइस. क्रिया में पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करिए. कैसे. क्रिया में पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करिए और जो भी उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है. फिर सुनिएगा. क्रिया में कौन या किसने से प्रश्न करिए और जो भी उत्तर प्राप्त होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल देखते हैं. मनोज बाउट द बुक. मनोज ने बुक खरीदी. कौन या किसने बुक खरीदी. मनोज ने खरीदी. तो यहाँ पर मनोज क्या हो गया, यहाँ पर मनोज सब्जेक्ट हो गया. और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया, ये बचा हुआ पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया. श्योर. हमको सिर्फ यही जानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है. हमने सब्जेक्ट पहचान लिया तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा हुआ शेष भाग होगा वो हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है. गाइस फिर से एक बार देख लीजिए. हमने क्या जाना, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं. क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कौन या किसने, और जो भी उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, मनोज बाउट द बुक. मनोज ने पुस्तक खरीदी. कौन पुस्तक खरीदी या किसने पुस्तक खरीदी. मनोज ने खरीदी. तो मनोज यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है. और जो ये बचा हुआ भाग यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट भाग हो जाएगा. गाइस तो क्लियर है ना इससे. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड.
प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे? हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, हमने सब्जेक्ट पहचानना जान लिया है, प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे गाइस? तो यह वाक्य का वो भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। अर्थात हमने क्या जाना अभी तक सब्जेक्ट के बारे में? सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सब उसका कोई नाम होता है, हाँ। और प्रेडिकेट में क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता है। अर्थात जो कहता है वो प्रेडिकेट है और जिसके विषय में कहता है वो सब्जेक्ट है। जो कह रहा है, जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, वो प्रेडिकेट में आएगा। और जो उसमें कोई व्यक्ति है, काम को करने वाला करता है, वो क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। गाइस तो क्लियर है ना इतना? फिर से एक बार देखिए, यह वाक्य का वो भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। जैसे आपने पिछला एग्जांपल लिया था, मनोज बॉट द बुक, मनोज ने पुस्तक खरीदी। इस वाक्य में बाउट द बुक क्या है? ये वाला भाग हमारा प्रेडिकेट है। बाउट दी बुक ये वाला भाग हमारा प्रेडिकेट है और मनोज क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है ना? तो वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शेष भाग बचा हुआ है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। ठीक है ना? लेकिन एक बात और जानना ज़रूरी है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, होता है, छिपा होता है। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो छिपा हुआ रहता है। जैसे गो देयर, जाओ, गो देयर, वहाँ जाओ। इनका तात्पर्य है कि तुम वहाँ जाओ। ठीक है ना? गो देयर मीन्स वहाँ जाओ। अर्थात किसको बोलेंगे? जो सामने होगा उन्हीं को तो बोलेंगे। और सामने वाले को क्या बोलेंगे? आप या तुम। तो गो देयर। और वास्तव में हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा? तुम वहाँ जाओ। अतः यहाँ पर यू क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट है। कभी जब होगा आवश्यकता पड़ेगी तो यू को हम लोग यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है ना? इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। कौन कौन पूर्व में निकलता है? सन। यहाँ पर द सन क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर है ना? और बचा हुआ शेष भाग क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट वाला भाग होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने देखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में उगता है। कौन? द सन। द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जो शेष भाग है, जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, द सन क्या है? सब्जेक्ट है। और द राइजेस इन द ईस्ट क्या है? प्रेडिकेट है। क्लियर हो गया ना? इससे हमने पहचान लिया। हमको सिर्फ एक को पहचानना है, सब्जेक्ट को या प्रेडिकेट को। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत इजी है। आपने कौन या किसने क्वेश्चन किया और जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा और बचा हुआ भाग प्रेडिकेट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्ज़ाम में कैसे, एग्ज़ाम में तो जो पूछेगा वो इस प्रकार से नहीं पूछता है। एग्ज़ाम में तो आपको रीऑर्डर करने के लिए आता है। ओके, रीऑर्डर करने के लिए आएगा। उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी एडजेक्टिव सब दिए रहेंगे, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स या डिटरमाइनर, क्वालिफायर सब उसमें दिया रहेगा। और जिग जैग रहेगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। 2 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में ये। और साथ में जो कंप्लीट द सेंटेंस भी होता है, उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन इसी चैप्टर से भी है, इस चैप्टर से भी है, उसका भी 2 मार्क्स का। तो एटलीस्ट अगर हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो इससे हम लगभग 2 या लगभग 4 मार्क्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं आउट ऑफ 35। आगे देखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो अलग है, अभी हम लोग इसको जान लेते हैं। तो क्वेश्चन बना हुआ है, स्टडी द एबो एग्जाम्पल्स एंड देन पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। गाइस मैं तो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा और इसके बाद फिर उसको अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। आप सेंटेंस लिखेंगे जैसे डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका सब्जेक्ट भाग कौन सा है? सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? डॉग्स, कुत्ते भौंकते हैं। कौन भौंकते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। डार्क, ठीक है ना? डार्क। यहाँ पे डॉग्स, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा डॉग्स, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा डॉग्स।
ये डॉग्स। ओके, अब जो बचा हुआ भाग है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, क्लियर, गुड। यहाँ पर लिखेंगे प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट करके जो भी रेस्ट वर्ड है, जैसे हमारा यहाँ पर बार्क, तो बार्क हो गया हमारा प्रेडिकेट, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ओके गाइस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल है गोल्ड इज़ येलो। गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला है या सोना पीला होता है। कौन? गोल्ड। गोल्ड यहाँ पर क्या है? गोल्ड यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज़ येलो क्या है? प्रेडिकेट है। क्लियर है? तो चलो आगे देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है इसमें। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियाँ आसमान में उड़ते हैं। कौन? बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है। फ्लाई इन द स्काई क्या है? प्रेडिकेट है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। गाय एक लाभदायक जानवर है। कौन? द काउ। द काउ क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, द काउ क्या यहाँ पर? सब्जेक्ट है। और जो बचा हुआ भाग है इज़ यूजफुल एनिमल क्या है? ये हमारा यहाँ पर प्रेडिकेट है। चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। सम बॉयज़ इन माई क्लास आर लेज़ी। सम बॉयज़, कुछ लड़के, इन माई क्लास, मेरी क्लास में, आर लेज़ी, सुस्त हैं, कामचोर हैं। मेरी क्लास से कुछ लड़के बहुत सुस्त हैं। कौन सुस्त हैं? सम बॉयज़ इन माई क्लास। मेरी क्लास में कुछ लड़के। दूसरे तरीके से हम इसको जान सकते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले का भाग होता है वो सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाला भाग जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आर लिखा हुआ है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पर काम कर रहा है, तो उसके पहले वाला भाग सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है। ओके, इस तरह भी जब सेंटेंस बड़ा हो तो कई प्रकार से उसको हम जान सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट यही है। क्वेश्चन करिए कौन या किसने। इसको भी खोज सकते हैं आसानी से। जैसे सम बॉयज़ इन माई क्लास आर लेजी। मेरी क्लास में कुछ बच्चे लेजी हैं। कौन? सम बॉयज़ इन माई क्लास, मेरी क्लास के कुछ बच्चे ना, ये पूरा सब्जेक्ट है और आर लेजी हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, पढ़िएगा ध्यान से। 6 नंबर देखते हैं। द बुक ऑन माई टेबल इज़ अ डिक्शनरी। द बुक ऑन माई टेबल, मेरी टेबल पर जो बुक है, इज़ अ डिक्शनरी, वो एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है। ठीक है ना? कौन शब्दकोश है? देखो, हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला भाग क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद वाला भाग क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। तो मेरी टेबल पर जो बुक रखी है वो डिक्शनरी है। द बुक ऑन माई टेबल सब्जेक्ट हो गया, इज़ अ डिक्शनरी प्रेडिकेट हो गया। 7 नंबर देखते हैं। अ ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज। अ ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज। एक ब्लाइंड मैन मेरे गांव में रहता है। कौन? अ ब्लाइंड मैन। कौन रहता है गांव में? अ ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट हो गया, और लिव्स इन माई विलेज प्रेडिकेट हो गया। 8 नंबर देखते हैं। द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन स्मेल स्वीट। द रेड फ्लावर इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में लाल फूल, स्मेल स्वीट, मीठा महकते हैं, ये मधुर महकते हैं। मेरे बगीचे के जो लाल फूल हैं वो बहुत स्वीट मेल्ट है, स्वीट स्मेल है, अर्थात बहुत मधुर महकती है। कौन मधुर महकते हैं? पूरा बताना पड़ेगा। कौन मधुर महक रहा है? केवल फूल से काम नहीं चलेगा। कहाँ पर और कौन फूल? द रेड फ्लावर इन माई गार्डन, ये पूरा सब्जेक्ट होगा। स्मेल स्वीट ये वाला केवल प्रेडिकेट होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछिए कौन, तो मालूम चलेगा ना। द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बगीचे के लाल फूल, स्मेल स्वीट मधुर महकते हैं, मीठा महकते हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर देखते हैं।
द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज अ बेगर। वह आदमी, बूढ़ा आदमी जो किनारे पर बैठा हुआ है वो भिक्षा मांगने वाला है, भिखारी है। कौन भिखारी है? कौन भिखारी है बताइए? तो जाएगा द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर। द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, बूढ़ा आदमी जो किनारे पर बैठा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज़ बेगर, इज़ अ बेगर, ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। पढ़िएगा। 10 नंबर देखते हैं। यू शुड रीड स्लोली, आपको धीरे पढ़ना चाहिए। किसे? आपको। यू, आपको। आप क्या है? सब्जेक्ट है। जो बचा भाग है वो शुड रीड स्लोली प्रेडिकेट है। उसी प्रकार 11 नंबर देखिए। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े हो जाओ? बोलो, कौन खड़े हो जाओ? यू। यहाँ पर देखो, स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने क्या जाना था? यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। ओके, जो कि छुपा हुआ है। आपको बताना पड़ेगा, जब कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप बताओगे यू। और जो बचा भाग है स्टैंड अप ऑन द बेंच, प्रेडिकेट है। वेरी गुड। 12 नंबर देखते हैं। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, धूम्रपान करना, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जीरंड है, स्मोक में आईएनजी लगा दिया। स्मोकिंग इज़, ये नाउन सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ओके, नाउन बन जाता है ये। स्मोकिंग, धूम्रपान करना, इज़ इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो स्मोकिंग सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाला प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, इज़ और इंजरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए इंजरियस है, नुकसानदेह है, खतरनाक है, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो स्मोकिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ इंजरियस टू हेल्थ प्रेडिकेट है। आगे देखते हैं 13 नंबर। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। गार्डनिंग करना या बागानी मेरी आदत है। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। वेरी गुड सेंटेंस इट इज़। गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, बागवानी मेरी आदत है। क्या? क्या मेरी आदत है? क्या? हॉबी, गार्डनिंग, बागवानी, इज़ माई हॉबी, मेरी आदत है। मेरी आदत क्या है? गार्डनिंग करना। क्या? गार्डनिंग, बागवानी सब्जेक्ट है, इज़ माई हॉबी प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं। हाँ, यस, 14 नंबर देखते हैं। टू हेल्प अदर्स वाज हर नेचर। दूसरों की हेल्प करना उसका स्वभाव था। किसका स्वभाव था? क्या स्वभाव था? टू हेल्प अदर्स। टू हेल्प अदर्स, ये हमारा अभी मैं बताऊंगा इसको आगे वाले पार्ट में, अभी नेक्स्ट पेज में बताऊंगा आपको। वर्ब के पहले टू लगा देने से इन्फिनिटिव बन जाता है। तो टू हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करना, वाज हर नेचर, उसका स्वभाव था। यहाँ पर आप देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब लगा है। हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाला पार्ट प्रेडिकेट होता है। समझ गया ना इसको? वेरी गुड। 15 नंबर देखते हैं। देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या। दशरथ, अयोध्या में दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। कौन राज्य करते थे? यहाँ पर देखिए, केवल देयर हो जाएगा। देयर, ये देयर यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके, यहाँ देयर मीन्स वहाँ नहीं होगा। देयर मीन्स वहाँ तब होगा जब सेंटेंस के बीच में आएगा। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट का कार्य करेगा, लेकिन ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर देयर सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट हो जाएगा। और देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। यहाँ पर देखिए,
इज के पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट हो जाता है। इट का भी कोई अपना अर्थ नहीं है। ओके, इट इज़ ओनली यूज्ड हियर फॉर अ सब्जेक्ट। तो इट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज़ वेरी हॉट प्रेडिकेट हो। गाइस इसका फिर से एक बार आप लोग रिवीजन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने से कॉपी में एक बार फिर से एक्सरसाइज करिएगा। ओके गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। ओके, सब्जेक्ट और उसके पार्ट को जानेंगे। हमने सब्जेक्ट को जान लिया, अभी सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे उसके पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट और उसके पार्ट। पहले तो सिंपल जानते हैं। इतना याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट एक ही वर्ड में होगा तो सिर्फ वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, देखते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ है कमला सिंग्स, कमला गाती है। एक ही वर्ड है कमला। तो ये पूरा इधर देख पा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने को आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये भाग में बटा हुआ है। ये इस तरफ जो हमारे लेफ़्ट साइड में है वो सब्जेक्ट है, और राइट साइड में जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट्स है पूरा। जैसे कमला सिंग्स, कमला सब्जेक्ट हो गया, सिंग्स प्रेडिकेट है, और केशव रीड्स, तो केशव सब्जेक्ट है, रीड्स प्रेडिकेट है। बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई प्रेडिकेट है, आई, दे, वी, वॉकिंग, स्मोकिंग, एयर और स्विम ये हमारा सब्जेक्ट है। गाइस देख पा रहे हैं आप लोग, ये तो ठीक है इतना। वॉकिंग देखिए, मैं आपको बताऊंगा फिर से भी लास्ट में। वॉकिंग भी यहाँ पर जीरंड का काम कर रहा है। वॉकिंग इज़ यूजफुल, यहाँ पर स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, यहाँ पर टू एयर इज़ ह्यूमन। एयर मीन्स क्या होता है, गलती करना। इज़ ह्यूमन मानव है, अर्थात गलती मनुष्य का स्वभाव है, गलती इंसान से होती है। फिर क्या है, टू स्विम, यहाँ देखिए टू लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। जब वर्ब के पहले टू आता है तो क्या होता है, वो इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, ये इन्फिनिटिव होता है। और जब वर्ब में आईएनजी लगा दिया और वो शुरुआत में हो, सब्जेक्ट का कार्य करता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जीरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरंड। ओके, याद रखिएगा गाइस इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेबल की बात करते हैं। गाइस नेक्स्ट टेबल हम लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टेबल में सब्जेक्ट को दो भागों में बांट दिया गया है। सब्जेक्ट के अगर दो वर्ड लिखे हों तब उन्हें क्या बोलेंगे, जब सब्जेक्ट में दो वर्ड लिखे हों, जैसे अ गर्ल सिंग्स, एक लड़की गाती है। कौन गाती है, एक गर्ल। एक गर्ल यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। एक गर्ल यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। तो आप कोई पूछ ले आपसे एक क्या है और गर्ल क्या है, तो आप कंफ्यूज जाओगे ना। तो एक गर्ल तो सब्जेक्ट है, एक क्या है और गर्ल क्या है, दोनों का अलग अलग बताइए। तो याद रखिएगा, जब दो भाग होते हैं सब्जेक्ट के दो वर्ड लिखे हों सब्जेक्ट में, तो एक को हम लोग बोलते हैं क्वालिफायर और एक को बोलते हैं हेड वर्ड, या इसको नाउन भी बोलते हैं। ओके, हेड वर्ड या नाउन, हेड वर्ड या नाउन, ये हेड वर्ड नाउन। और इसी को मेन वर्ड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसी को मेन वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट में दो ही वर्ड आए, एक तो एक क्वालिफायर होता है और एक हेड वर्ड या नाउन या मेन वर्ड होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो पूरा प्रेडिकेट होता है। ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, जैसे एन एलिफेंट, दिस सन, दिस डॉग, दैट बॉय, दिस सन, सम बॉयज, गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए ना, दो वर्ड पूरे में आया हुआ है ना नाउन में। तो दो वर्ड वाला पहला क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, दूसरा क्या हो जाएगा, हेड वर्ड या नाउन या मेन वर्ड, और जो बचा पार्ट होगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगर इसमें सब्जेक्ट में थ्री वर्ड्स आ जाए, तो सब्जेक्ट में 3 वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज, आप लोग नो कन्फ्यूजन इज देयर। अब हम लोग क्या करेंगे उसको, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, अ यंग मैन रन, एक नौजवान व्यक्ति, नौजवान आदमी दौड़ा। ओके, तो कौन दौड़ा, एक नौजवान आदमी। और यंग मैन, अ यंग मैन रन, एक यंग मैन दौड़ा। कौन दौड़ा, अ यंग मैन।
तो अ यंग मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप देखो ना, तीन है, ए अलग है, यंग अलग है, मैन अलग है, तो नो प्रॉब्लम। जहाँ पर नाउन को तीन खंड में डिवाइड, जहाँ पर सब्जेक्ट को तीन खंड में डिवाइड करना हो, वहाँ पर पहले को हम लोग ए है, दैट, दिस, दोज, सम, एन, द, इन सबको हम डिटरमाइनर बना देंगे। और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं जो आगे वाला भाग होगा नाउन से पहले वाला होगा, नाउन की विशेषता बता रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन की, उसको हम लोग एडजेक्टिव बना देते हैं। तो पहला हो गया डिटरमाइनर, दूसरा हो गया एडजेक्टिव, और तीसरा हो गया हेड वर्ड या नाउन। क्यों? अब देखिए, डिटरमाइनर मीन्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव मीन्स क्या होते हैं, दोनों को क्या है, एक प्रकार से नाउन या प्रोनाउन के क्वालिफायर हैं। क्वालिफायर मीन्स नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं। तो एक प्रकार से डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव काम कर रहा है और यंग भी एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम देना है। ए हो गया डिटरमाइनर, यंग हो गया एडजेक्टिव, और मैन तो पता है नाउन होता है। आपको पता है नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी एनिमल, प्लेस आर थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखो, मैन क्या है, व्यक्ति है, नाउन है, ठीक है ना। जो बचा भाग है वो हमारा प्रेडिकेट भाग होता है। सबको देख लीजिए, जैसे दैट, ब्लैक डॉग, बार्क, वह काला कुत्ता भौंकता है। कौन भौंकता है? वो काला कुत्ता, सब्जेक्ट हो गया। दैट डिटरमाइनर, और ब्लैक एडजेक्टिव, डॉग नाउन है, एनिमल है, नाउन में आएगा। ओके, तो उसी प्रकार थर्ड देख लीजिए, दिस एल्डर ब्रदर लाफ्ड, हिज एल्डर ब्रदर लाफ्ड, उसका बड़ा भाई हंसा, उसका बड़ा भाई हंसा। कौन हंसा? हिज एल्डर ब्रदर। ये पूरा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आप देख रहे हैं इसमें भी तीन वर्ड है, तो हिज क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। एल्डर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ब्रदर क्या है? नाउन, पता ही है। और जो बचा भाग है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा है दोस प्रेटी गर्ल्स डांस्ड, वो सुंदर लड़कियां नाची। कौन नाची? वो सुंदर लड़कियां। वो सुंदर लड़कियां क्या हो जाएंगी? सब्जेक्ट हो जाएंगी। और जो बचा भाग है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब कोई पूछ ले दोस्त क्या है, प्रेटी क्या है, गर्ल्स क्या है, तो देखो ना, सब्जेक्ट के तीन भाग हैं, तीन शब्द हैं इसमें सब्जेक्ट में, तो तीन होने पर क्या करेंगे? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन। वेरी गुड। सम गुड बॉयज केम, कुछ अच्छे लड़के आए। थ्री वर्ड्स है ना नाउ सब्जेक्ट में, देखिए थ्री वर्ड्स होने पर क्या करेंगे? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड नाउन। वेरी गुड। लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टेबल, टू नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल देखिए, जहाँ ध्यान दीजिएगा, बड़ा सेंटेंस हो गया है। जब सब्जेक्ट में 4 लेटर्स आ जाएं, मोर देन 4 लेटर्स आ जाएं, यहाँ पर हम लोग जानेंगे थोड़ा सा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिवल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? उपवाक्य होता है, वाक्य खंड होता है, पूर्ण वाक्य तो नहीं होता है, लेकिन इसका भाव स्पष्ट होता है। भाव स्पष्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं होता है, लेकिन इसका भाव स्पष्ट होता है। जैसे इन कानपुर, सिटिंग ऑन द वॉल, इस तरह से ना बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है, माई यंगर सन इज इन कानपुर इज एन इंजीनियर। माई यंगर सन, मेरा छोटा पुत्र, इन कानपुर, कानपुर में, इज एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है। मेरा छोटा पुत्र कानपुर में इंजीनियर है। कौन इंजीनियर है? मेरा पुत्र जो कानपुर में है। केवल माई यंग सन नहीं, माई यंग सन इन कानपुर। देखो ना भाई, यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे ना। हेल्पिंग वर्ब के पहले वाला भाग सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाला भाग प्रेडिकेट होता है। आसानी से जान लिया हम लोगों ने। तो माई एल्डर सन इन कानपुर, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वाला प्रेडिकेट हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं।
सब्जेक्ट के 4 वर्ड्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखते हैं। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन तो पुराना हो गया, साथ में इन कानपुर आ गया ना, एडजेक्टिवल फ्रेज बना लेंगे इसको, ये एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। वेरी गुड। फिर देखते हैं, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लीव अवे। क्या है? अ ब्लैक क्रो, एक काला कौवा, सिटिंग ऑन द वॉल, जो पेड़ पर बैठा है, फ्लीव अवे, उड़ गया। एक काला कौवा जो पेड़ पर बैठा है उड़ गया। कौन उड़ गया? कौन उड़ गया? केवल काला कौवा नहीं, पूरा बताना पड़ेगा उसकी लोकेशन। काला कौवा जो वॉल पर बैठा है, काला कौवा जो दीवार पर बैठा है, उड़ गया वो, ठीक है ना। तो काला कौवा जो वॉल पर बैठा है, ये सब्जेक्ट हो गया, और फ्ली अवे ये प्रेडिकेट हो गया। अब देखो इसके 4 भाग हैं, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन दी वॉल, ठीक है ना। तो ए हो गया डिटरमाइनर, ब्लैक हो गया एडजेक्टिव, ब्लैक कौन है? क्रो, और क्रो क्या है? नाउन है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताया वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। तो आप ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन दी वॉल फ्लीव अवे, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा अ ब्लैक क्रो सिटिंग इन दी वॉल। अब इसको अलग अलग भाग में बांट लेंगे। तो ए डिटरमाइनर, ब्लैक एडजेक्टिव, क्रो नाउन, और सिटिंग ऑन दी वॉल ये हमारा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, शब्द उपवाक्य या शब्द खंड, और फ्लीव अवे प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार तीसरा देख लीजिए, तो तीसरा क्या बोल रहा है? दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन ब्लूम्ड, वे सुंदर फूल बगीचे में जो है वो ब्लूम्ड खिले हुए हैं या खिल गए हैं। कौन खिल गए हैं? वे फूल जो, वे सुंदर फूल जो गार्डन में है। दोज प्रिटी फ्लावर्स इन द गार्डन, ये पूरा सब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि ब्लूम्ड हमारा वर्ब है, और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले भाग सब्जेक्ट होते हैं, और वर्ब या मेन हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाले प्रेडिकेट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्त क्या होगा? डिटरमाइनर, प्रिटी एडजेक्टिव, फ्लावर्स नाउन, इन द गार्डन एडजेक्टिवल फ्रेज। उसी प्रकार से इनको दोनों को देख लीजिए। दैट नॉटी बॉय विथ अ बॉल रैन अवे, वह बदमाश लड़का बॉल के साथ भाग गया। कौन भाग गया? वह नॉटी बॉय बॉल के साथ। सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट को भाग में बदलना है। दैट, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4 देख पा रहे हैं ना आप लोग, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट के लिए क्या होगा? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिवल फ्रेज। क्लियर है? उसी प्रकार इसको भी देखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जानेंगे यहाँ पर जीरंड एज सब्जेक्ट, जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे, ठीक है ना। जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं? जीरंड मैंने कहा था ना शुरुआत में, वर्ब में एनजी लगा कर बनता है और स्टार्टिंग में होता है, तो सब्जेक्ट का काम करता है। देखिए हेडिंग भी इसमें लिखा हुआ है, यूज ऑफ जीरंड एज सब्जेक्ट। जीरंड की परिभाषा देख लीजिए। जीरंड की परिभाषा क्या होती है? जीरंड किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। कैसे बनता है? जीरंड किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। यह नाउन का कार्य करता है। किसका? यह नाउन का कार्य करता है। जैसे वॉक से वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग, टहलना बन गया। वॉक लिखा हुआ है, आईएनजी लगा दीजिए टहलना। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। चलो ठीक है, आगे बताएंगे आपको। जैसे स्लीप है तो स्लीपिंग बन जाएगा, नो है नोइंग बन जाएगा, ईट है आईएनजी लगाने से ईटिंग बन जाएगा ना। बताएंगे सेंटेंस कैसे यूज़ करना है इसका। देखिए अच्छा आगे, चूँकि थोड़ा नोट में जाना ज़रूरी है ना, कुछ उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। चूँकि जीरंड क्रिया से बना होता है
और संज्ञा का कार्य करता है, अतः यह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट भी कहलाता है। याद रहेगा ना, जीरन को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। जीरन के प्रमुख ज्ञान के लिए निम्नलिखित टेबल को अवश्य देखें। चलिए भैया टेबल देख लेते हैं। टेबल में हमने बता रखा है कि कैसे आप इनको पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने बनाया ना, यहाँ पर एक टेबल बनाया और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग छांट दिया हमने। यहाँ पर लिखा हमने स्मोकिंग इज़ बैड हैबिट। क्या बैड हैबिट क्या है? धूम्रपान करना। स्मोकिंग वर्ब में एनजी लगेंगे ना, इसमें जीरन में क्या निकलता है इसका अर्थ? ना, ने या फिर नी। इसको हिंदी में अर्थ निकलता है जब जीरंड होता है या इन्फिनिटी होता है। पहले जीरंड की बात कर लें। जीरंड में जब हम लोग करेंगे तो इसका अर्थ हिंदी में ना, ने या नी निकलता है। जैसे स्मोकिंग धूम्रपान करना निकल रहा है ना, इस बैड हैबिट बुरी आदत है, धूम्रपान करना गलत आदत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना वॉकिंग सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं स्विमिंग, गैम्बलिंग और रीडिंग। गैम्बलिंग समझते हैं ना, जुआ खेलना। देखो सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, गैम्बलिंग ruins अस। गैम्बलिंग हमें नष्ट कर देता है। ruin मीन्स क्या होता है? नष्ट करना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इन्फिनिटिव की बात कर लें। अभी तक हम लोगों ने जीरन की बात की। जीरन में हमने क्या बोला था? वर्ब में एनजी लगा होता है और वह वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। उसका हिंदी में अर्थ ना, नी, ने निकलता है। ऐसे स्मोकिंग धूम्रपान करना, वॉकिंग टहलना, स्विमिंग तैरना, गैम्बलिंग जुआ खेलना, रीडिंग पढ़ना। ठीक है ना, इस तरह से आएगा। हम बताएंगे आपको आगे भी। आगे देखते हैं। टेबल नंबर 5 जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। टेबल नंबर 6 जानने से पहले जान ले थोड़ा सा इन्फिनिटिव का सब्जेक्ट में कैसे यूज़ करते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा है यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। कैसे बनता है? यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है और यह नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक, जैसे लिखा है वॉक, जैसे लिखा है कम, रीड, सब लिखे हुए हैं। अब इसके पहले अगर हम लोग टू लगा देते हैं तो जाएगा टू वॉक, टू कम, टू रीड। वही अर्थ होगा जो जीरंड में था। जीरंड में भी ना, नी, ने निकलता है और उसी प्रकार से इन्फिनिटिव में भी ना, नी, ने ही इसका अर्थ निकलता है। और किसी भी इन्फिनिटिव को जीरंड बना सकते हैं और उसी प्रकार जीरंड को भी इन्फिनिटिव बना सकते हैं। जीरंड वाले में बनाना है तो वर्ब में एनजी हटा करके उसके पहले टू लिख देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। उसी प्रकार इन्फिनिटिव में टू को हटा करके और बाद में वर्ब के बाद में एनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जीरंड में। जैसे वॉक लिखा है ना, टू वॉक, तो उसको वॉकिंग बना देंगे, टहलना हो जाएगा। कम लिखा हुआ है टू कम, तो कमिंग हो जाएगा। उसी प्रकार टू रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। आइए टेबल नंबर 6 के द्वारा समझते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा। टेबल नंबर 6 में हमने देखिए 2 भाग बनाए हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव बताया है। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। कैसे बनता है? वर्ब के पहले टू लिखने से बनता है। जैसे लिखा हुआ है टू स्मोक इज़ हार्मफुल, धूम्रपान करना हार्मफुल है, नुकसानदायक है। क्या नुकसानदायक है? धूम्रपान करना। टू स्मोक ये सब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार टू एयर इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान की आदत है। क्या करना? टू एयर। देखो यहाँ पर वर्ब के पहले टू लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये
प्रेडिकेट हो गया। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, टू स्लीप इज एसेंशियल, सोना आवश्यक है, नींद लेना आवश्यक है। तो देखो यहाँ पर क्या आवश्यक है, नींद लेना आवश्यक है। यहाँ पर वर्ब क्या है, टू के सॉरी स्लीप, स्लीप पहले टू लग गया तो क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया। ओके, अब देखो टू स्लीप इज इसेंशियल, सोना आवश्यक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, टू वर्क इज अवर ड्यूटी, कार्य करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। टू वर्क इज अवर ड्यूटी, कार्य करना, देखो ना आ रहा है ना वर्क, टू वर्क काम करना, ये हो गया हमारा। ओके, इन्फिनिटिव हो गया। इस प्रकार से बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूज़ ऑफ इट एंड देयर एज अ सब्जेक्ट। यूज़ ऑफ इट एंड देयर एज अ सब्जेक्ट, इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम इट और देयर का प्रयोग पर विचार करेंगे। यहाँ ये शब्द वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, ये डमी सब्जेक्ट या अर्थहीन सब्जेक्ट या कर्ता भी कहलाते हैं। इट और देयर क्या कहलाते हैं, ये डमी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं, अर्थात अर्थहीन कर्ता, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये केवल सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, लेकिन इनका कोई सेंटेंस में अर्थ नहीं होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, इट प्रोनाउन है, क्या है ये, इट क्या है, इट प्रोनाउन है। यह अकेला नाउन के स्थान पर वर्ब से पहले लिखा जाता है। ओके, जब नाउन अकेला हो तो उसके वर्ब के पहले लिखा जाता है। जैसे सब्जेक्ट जिसे लिखा हुआ है, इट इज़ कोल्ड टुडे, इस देखो सब्जेक्ट वर्ब सिंगल है ना, अकेला नाउन के साथ प्रयोग हो रहा है या अकेला नाउन के स्थान पर वर्ब से पहले प्रयोग होता है। तो देखो ना, इट इज़ सिंगल के लिए होता है। इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले जो वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग और वो उसके बाद वाला पूरा प्रेडिकेट होता है। तो इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंड है। इट क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, डमी सब्जेक्ट है, याद रहे ना, इट और देयर डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इट इज़ कोल्ड टुडे, आज ठंड है, इट का कोई अर्थ नहीं हो रहा, इट मीन्स वैसे होता है यह, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई मतलब नहीं है। ओके, डमी सब्जेक्ट्स होता है ये। अब बाकी जो बचा हुआ भाग है वो प्रेडिकेट हो गया। देखिए अब देयर के बारे में जान लेते हैं। देयर की तरह प्रयुक्त होने पर, सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होने पर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी होता है, अतः वाक्य में इसका अर्थ नहीं लगाया जाता है। इसका प्रयोग केवल इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं, इंट्रोडक्शन के रूप में करते हैं। ओके, चलो ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी। वहाँ एक रानी थी नहीं होगा, नहीं देयर मीन्स वहाँ बोल दो। ओके, देयर वाज अ क्वीन, एक रानी थी। यहाँ पर देयर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा है, वाज अ क्वीन, एक रानी थी। तो समझ गया ना गाइस। जीरंड होने पर क्या करते हैं, जीरंड होने पर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और इन्फिनिटिव होने पर वर्ब के पहले क्या लगाते हैं, टू लगा करके बनाते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, ना, ने, नी। इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है। सो गाइस समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब इट और देयर का एक टेबल बना करके देख लेते हैं। इट और देयर का यूज़ करके देख लेते हैं टेबल के माध्यम से। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। यह बहुत अंधेरा है नहीं होगा, इट तो क्या है, डमी सब्जेक्ट है। ये केवल सब्जेक्ट है, लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, बहुत सुंदर दृश्य है। यह बहुत सुंदर दृश्य है नहीं, केवल बहुत सुंदर दृश्य है या सुंदर दृश्य है। इट इज़ ब्यूटीफुल सीन,
सुंदर दृश्य है, इट का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार से इट इज़ अ फाइन वेदर, मौसम सुहावना है, मौसम बहुत सुहावना है। मौसम के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो बचा भाग है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। पढ़िएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। ये देयर के बारे में जान लेते थोड़ा सा। देयर के बारे में जानना ज़रूरी है। देयर क्या है? यह भी एक प्रकार से डमी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका कोई भाव और इस प्रकार से इसका कोई भाव नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन होता है। लेकिन फिर भी सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए। इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते भी हैं, इट और देयर को। जैसे देयर वाज अ, क्या लिखा हुआ है? देयर वाज अ गुड किंग, एक अच्छे राजा थे, एक अच्छे राजा थे। वहाँ एक अच्छा राजा नहीं होगा, केवल अच्छे राजा थे। देयर तो डमी सब्जेक्ट के काम कर रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा नंबर देख लीजिए। देयर वाज 2 डोर इन दिस रूम, इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। यहाँ पर देखो देयर लगा हुआ है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना, ये हुआ। इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने कई टेबल बना करके, टेबल के माध्यम से हमने इन सबको पढ़ लिया है। आज हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, हमने प्रेडिकेट पढ़ लिया है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं हमने जान लिया है। अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रहेगा या मेन वर्ड या नाउन रहेगा। 2 हो गए तो क्वालिफायर और नाउन हो जाएगा। 3 हो गए तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन हो गए। 4 हो गए तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। इसके अलावा और जो भी आएंगे उसको वैसे ही चुपचाप लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट और उसके पार्ट। ऐसा करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट रखते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करिए, इसको अपने से प्रैक्टिस करके निकालिए। जैसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। अ क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अ क्लेवर फॉक्स वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। एक होशियार लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी थी। कौन पेड़ के नीचे खड़ी थी? अ क्लेवर फॉक्स, एक होशियार लोमड़ी। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो रहे हैं ना, 3 भाग हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को सब्जेक्ट बना दो, एक को डिटरमाइनर बना दो, एक को एडजेक्टिव बना दो और एक को नाउन बना दो, ठीक है ना। उस प्रकार से पूरे हमने आपके 15 सेंटेंस दे रखे हैं। इन 15 सेंटेंसेस को आपको पूरा करना है और पूरा करके मेरे पास ईमेल कर सकते हैं, इसका रिप्लाई में लिख सकते हैं, या तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस यू कैन चूज़ फॉर आंसरिंग मी। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस को आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस। आज हमने सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के बारे में बताऊंगा। अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट जाना। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट में कितने पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट के, हमने एटलीस्ट टेबल बना करके डिस्कस कर लिया है। पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट में भी हम टेबल बना करके ही इसको डिस्कस करेंगे गाइस। इसको भी पढ़ते रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। तब तक के लिए ओके गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम। थैंक यू।